हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुकवेज पर। दोस्तों, आज जानेंगे हम फाइनेंशियल एट द थ्रेशोल्ड के बारे में। वित्त की सीमाओं की पहचान। वर्तमान आर्थिक प्रणाली में हम पैसा कमाने, निवेश करने और मुनाफा कमाने पर जोर देते हैं, लेकिन यह किताब सवाल उठाती है, क्या केवल लाभ ही समाज की भलाई का मापदंड है? कैसे वित्तीय प्रणाली ने सामाजिक और नैतिक मूल्यों से दूरी बना ली है? केवल लाभ के पीछे भागने से हमने मानवीय संबंधों, पर्यावरण और दीर्घकालिक स्थिरता की उपेक्षा की है। कल्पना कीजिए, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो मुनाफे के लिए दवाएं बनाती है। वह ऐसी दवाएं पर ज़्यादा ध्यान देती है जो अमीर देशों में बिकें, लेकिन गरीब देशों की जरूरी बीमारियों की दवाओं पर रिसर्च नहीं करती। यह आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद हो सकता है, लेकिन नैतिक दृष्टि से असफलता है। हमें वित्त को सिर्फ लाभ का उपकरण मानने की जगह उसे एक ऐसा साधन मानना चाहिए जिससे सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिकता और मानव कल्याण को बढ़ावा मिले। मूल्य बनाम मूल्य निर्धारण। इस अध्याय में लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि मूल्य और मूल्य निर्धारण एक जैसे नहीं होते। बाजार में किसी वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक उपयोगिता, नैतिकता या सामाजिक योगदान से भिन्न हो सकती है। मूल्य निर्धारण तो एक संख्यात्मक गणना है, जबकि मूल्य एक गहराई से जुड़ा हुआ भाव है, नैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक। मान लीजिए, एक प्राथमिक स्कूल का शिक्षक महीने में 25,000 कमाता है और एक रियल असिस्टेंट एजेंट महीने के 2.5 लाख रुपए कमाता है। कीमत के आधार पर रियल असिस्टेंट एजेंट का काम ज़्यादा कीमती लगता है, लेकिन शिक्षक समाज को एक लंबी अवधि का गहरा योगदान देता है, भविष्य की पीढ़ियों को तैयार करता है। तो क्या सच में एक शिक्षक का मूल्य कम है? जब हम समाज को केवल बाजार की नज़रों से देखते हैं, तो हम उन कार्यों और सेवाओं को कम आंकने लगते हैं और मानवीय नैतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम कीमत से आगे बढ़कर सच्चे मूल्य को समझें। एक छोटी सी संस्था गांव में साफ पानी की सुविधा देती है, लेकिन इससे उसे लाभ नहीं होता। फिर भी वह संस्था उस मूल्य की है क्योंकि वह मानव जीवन को बेहतर बना रही है। क्या पैसा वास्तव में वह है जो हम सोचते हैं? क्या यह वास्तविक मूल्य का प्रतिनिधि है या केवल एक सामाजिक समझौता? क्या हम पैसे को साधन की बजाय लक्ष्य मानकर भ्रम में जी रहे हैं? पैसा मूल्य रूप से एक सहमति पर आधारित प्रतीक है। इसका अस्तित्व तभी है जब लोग उस पर विश्वास करते हैं। जब हम पैसे को मूल्य मान लेते हैं, तो हम उसके पीछे भागने लगते हैं और वास्तविक मानवीय मूल्य को नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, अगर कल सुबह बैंक बंद हो जाए और लोग ये मान लें कि रुपए का कोई मूल्य नहीं, तो क्या होगा? आपकी जेब में पड़े 1,000 रुपए के नोट भी सिर्फ कागज के टुकड़े बन जाएंगे। इसका मतलब है कि पैसे की ताकत हमारे विश्वास पर टिकी होती है। भ्रम की स्थिति। पैसे के इस भ्रम ने लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य बदलने पर मजबूर कर दिया है। अब लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा खुशी, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। सकारात्मक बदलाव का संकेत। लेखक कहते हैं कि अगर हम पैसे को मूल्य का माध्यम माने, न कि मूल्य स्वयं, तो हम उसका उपयोग सामाजिक भलाई के लिए कर सकते हैं, जैसे सहयोगी परियोजनाओं में निवेश करना, शिक्षा में योगदान देना या पर्यावरण की रक्षा में लगाना। पारंपरिक अर्थव्यवस्था में नैतिकता को अवसर बाहरी कारक मानकर अनदेखा किया गया है, लेकिन क्या कोई भी आर्थिक निर्णय वास्तव में नैतिकता से मुक्त हो सकता है? यह अध्याय इसी प्रश्न को उजागर करता है। जब हम किसी आर्थिक नीति या वित्तीय निर्णय को लागू करते हैं, तो उसका असर सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं होता, वह लोगों के जीवन
उनके अवसरों और अधिकारों को भी प्रभावित करता है। इसलिए हर आर्थिक निर्णय अंततः एक नैतिक निर्णय होता है। मान लीजिए एक सरकार शिक्षा या स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट कम करती है ताकि घाटा कम हो सके। आर्थिक दृष्टि से यह निर्णय व्यवहारिक लग रहा है, लेकिन नैतिक दृष्टि से यह गरीब वर्गों के अधिकारों का हनन है। नैतिक अर्थशास्त्र की आवश्यकता। लेखक सुझाव देते हैं कि आर्थिक नीतियां केवल बाजार की मांग और आपूर्ति पर नहीं, बल्कि नैतिक प्राथमिकताओं पर आधारित होनी चाहिए, जैसे समानता, मानव गरिमा और न्याय। जैसे गांधी जी ने कहा था, धरती हर किसी की जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन हर किसी के लालच को नहीं। यह बात आर्थिक दृष्टिकोण को नैतिक आधार देने का आह्वान करती है। मैं ये अध्याय भी जल्दी पोस्ट। आधुनिक वित्तीय प्रणाली में मूल्य का निर्माण प्रायः उन लोगों द्वारा किया जाता है जो पूंजी नियंत्रित करते हैं, जबकि वास्तविक काम करने वाले जैसे मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी अक्सर हाशिए पर रहते हैं। यदि हम वित्त को मानवीय और न्याय संगत बनाना चाहते हैं तो सभी को सहभागिता आवश्यक है। वास्तविक मूल्य तभी उत्पन्न होते हैं जब लोग उसमें हिस्सा लें, न केवल श्रम के रूप में बल्कि निर्णयों और नीति निर्माण में भी। जब केवल कुछ ही लोग निर्णायक बनते हैं तो बाकी लोग मूल्य निर्माण की प्रक्रिया से कट जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक बड़ी कंपनी है जो किसानों से कम दामों पर माल खरीदती है और शहर में महंगे दामों पर बेचती है। लाभ तो कंपनी को होता है, पर मूल्य निर्माण असल में किसान कर रहा है। यही किसान को नीति निर्माण में भाग लेने का मौका मिले तो वह मूल्य संतरण में अच्छा उचित हिस्सा पा सकता है। सहभागी वित्त का दृष्टिकोण। आर्थिक निर्णयों में स्थानीय समुदायों, कर्मचारियों और उपभोक्ताओं की भागीदारी होनी चाहिए। इससे न केवल सामाजिक न्याय बढ़ेगा, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता भी सुनिश्चित होगी। एक ग्रामीण सहकारी संस्था जहां सदस्य खुद तय करते हैं कि मुनाफा कहां लगेगा, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में या उत्पादन बढ़ाने में, यह मॉडल न सिर्फ आर्थिक विकास लाता है बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी विकसित करता है। आज की वित्तीय प्रणाली त्वरित लाभ पर केंद्रित है, लेकिन दीर्घकालिक सोच और स्थायित्व की अनदेखी कर रही है। समाज और पर्यावरण की भलाई के लिए हमें अल्पकालीन दृष्टिकोण से आगे बढ़ना होगा। स्थायित्व का अर्थ वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों की रक्षा करना। इसका सीधा संबंध पर्यावरण, संसाधनों के उपयोग और सामाजिक संरचनाओं से है। किसी उद्योग द्वारा प्लास्टिक का भारी मात्रा में उत्पादन अल्पकालिक लाभ दे सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप में यह जल, भूमि और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। नीति निर्माताओं और निवेशकों को अल्पकालिक रिटर्न के बजाय स्थायी विकास, हरित ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना चाहिए। वित्तीय असमानता के प्रभाव। अर्थव्यवस्था में बढ़ती असमानता न केवल आर्थिक तनाव पैदा करती है, बल्कि सामाजिक असंतुलन, तनाव और अविश्वास को भी जन्म देती है। कैसे असमानता अस्थायित्व और सामाजिक शांति को चुनौती देती है। जब कुछ लोगों के पास अत्यधिक धन और संसाधन होते हैं और बड़ी संख्या में लोग बुनियादी जरूरतों से वंचित होते हैं, तो समाज में असंतुलन पैदा होता है। एक शहर में दो इलाके, एक में शानदार बंगले और दूसरी तरफ झुग्गी झोंपड़ियां, दोनों इलाकों के एक ही आर्थिक प्रणाली के हिस्से हैं, लेकिन अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन जीने की अधिकार में जमीन आसमान का फर्क होता है। वित्तीय समावेशन। सभी को बैंकिंग, बीमा, शिक्षा व निवेश की सुविधाएं समान रूप से मिलनी चाहिए। ये असमानता घटाने की दिशा में पहला कदम होगा। सामुदायिक वित्त और सहभागी अर्थव्यवस्था। सामुदायिक वित्त एक ऐसा मॉडल है जिसमें आर्थिक निर्णय और संसाधन का नियंत्रण स्थायी नियम समुदायों के हाथ में होता है। यह पारंपरिक केंद्रीकृत मॉडल से बिल्कुल अलग है। जब स्थानीय लोग निर्णय लेते हैं
तो वे न केवल लाभ देखते हैं बल्कि सामाजिक जरूरतों, नैतिक मूल्यों और पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं। एक गांव की महिला स्व सहायता समूह मिलकर छोटे छोटे कर्ज देती है जो खेती, पशुपालन और बच्चों की शिक्षा में लगता है। इससे न सिर्फ आय बढ़ती है बल्कि सामूहिकता, आत्मविश्वास और सहयोग की भावना भी जन्म लेती है। सामुदायिक वित्त में विश्वास और पारदर्शिता सबसे बड़े स्तंभ हैं जो अक्सर बड़ी वित्तीय संस्थाओं में नजर नहीं आते। सकारात्मक वित्तीय रूपांतरण के लिए नीतियां एक नई वित्तीय चेतना का आह्वान करता है। सकारात्मक वित्तीय रूपांतरण के लिए यदि हमें वित्तीय प्रणाली को अधिक मानवीय, न्यायसंगत और स्थायी बनाना है तो उसके लिए व्यवहारिक नीतियों की जरूरत है। यह अध्याय कुछ महत्वपूर्ण नीति संगत प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है। केवल विचारों और नैतिक चिंतन से बदलाव नहीं आता, इसके लिए संस्थागत, कानूनी और नीतिगत स्तर पर बदलाव जरूरी है। स्थानीय निवेशकों प्राथमिकता, सरकार और बैंक ऐसे प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दें जो पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दें। सामाजिक मूल्यांकन प्रणाली लाभ को केवल आर्थिक परिणामों से नहीं बल्कि सामाजिक परिणामों से भी मापा जाए। वित्तीय समावेशन नीति हर नागरिक को बैंकिंग, बीमा और डिजिटल भुगतान की सुविधा मिले। गांव, कस्बा या शहर सब में भागीदारीपूर्ण बजट नीति स्थानीय समुदाय को अपने इलाकों के विकास बजट से सुझाव देने और भाग लेने का अधिकार दिया जाए। ब्राजील के कुछ शहरों में नागरिक अपने क्षेत्र का बजट तय करने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। कहते हैं कि इससे सरकारी धन का बेहतर और न्यायसंगत उपयोग होता है। एक नई वित्तीय चेतना का आह्वान आत्म मंथन के लिए आमंत्रित करता है। क्या हम पैसे को ही सफलता का पैमाना मानते हैं या फिर एक ऐसी चेतना की ओर बढ़ेंगे जहां पैसे का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो, जहां मैं कितना कमा रहा हूं की बजाय मैं अपने धन से क्या योगदान दे रहा हूं पर ध्यान दें। विकास की परिभाषा बदलनी होगी। जीडीपी, प्रॉफिट और आरओआई जैसे मापदंडों के साथ साथ हमें सामाजिक संतुलन, सामूहिक भलाई और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को भी विकास का हिस्सा मानना होगा। जैसे एक किसान कहता है, पैसा तो मिट्टी जैसा है लेकिन अगर सही बीज बोया जाए तो वही मिट्टी जीवन बन जाती है। वैसे ही धन को भी सही दिशा में उपयोग किया जाए तो वह समाज को जीवन दे सकता है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।